हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो उस टाइम हम लोग आईसी इंजन के बारे में बात कर रहे थे और आईसी इंजन के कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। ठीक है, तो ऑटो साइकिल के ऊपर अपना न्यूमेरिकल हो गया था होपफुली। और फिर हम लोग को किसके ऊपर न्यूमेरिकल करना था? अपने को न्यूमेरिकल्स करने थे डीजल साइकिल के ऊपर और साथ ही साथ न्यूमेरिकल करने थे समथिंग विथ रिलेटेड विद द something related with the परफॉर्मेंस ऑफ एन ऐसी इंजन। ठीक है, तो दोस्तों उसी न्यूमेरिकल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे दोस्त, आपका आईसी इंजन का जो बेसिक पार्ट है वो हो चुका था, बट आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे। ठीक है, तो अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स करना है। तो 3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे माय डियर फ्रेंड। एक परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन, एक परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन, और एक डीजल साइकिल के ऊपर और एक ऑटो साइकिल के ऊपर। तो ये हमें दोस्तों न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। सुहास, सब कुछ ठीक है? सुहास, इज एवरीथिंग ओके? चलिए सुहास, न्यूमेरिकल कर रहे थे सुहास, वो न्यूमेरिकल किया आपने? मैंने होमवर्क दिया था। सुहास, वो न्यूमेरिकल किया यार? चलिए ठीक है। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल था, अपने को क्या पूछा गया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ये था कि 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक का मतलब n की जो वैल्यू है वो n/2 रखनी है। ठीक है ना? और सॉरी 4 सिलेंडर, वेरी सॉरी, 4 सिलेंडर है यानी k की वैल्यू कितनी है? 4 है। और 2 स्ट्रोक है यानी n की वैल्यू n ही रखनी है। ठीक है ना? जिसका मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो k की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू n होगी। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो 10 बार है, 10 बार है। ठीक है, और मैकेनिकल इफिशियंसी 75% है, 75%। ठीक है, डायमीटर 10 है और लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक पावर और क्या बताना है? BSFC। आपको ब्रेक पावर बताना है और आपको बताना है BSFC, ये बताना है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है? जो n की वैल्यू है वो 2500 आरपीएम है और जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो 30% है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 42,000 किलो जूल पर केजी। ऐसा, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था सुहास। तो ये क्वेश्चंस आपके पास था, आपको ब्रेक पावर और BSFC बताना। ठीक है, तो ब्रेक पावर के लिए अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है। ठीक है ना? तो इंडिकेटेड पावर क्या होगा? PMLANK बाई 60। तो PM आपके पास है। ठीक है, दैट इज समथिंग 10 बार। 10 बार यानी अगर आप 100 कर लेंगे तो ये किलो में हो जाएगा। ठीक है, L क्या होगा? 15 सेंटीमीटर और एरिया क्या होगा? π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू n के बराबर है यानी n की वैल्यू यानी 2500 है। कितनी है? 2500। और क्या है? k की वैल्यू कितनी है? 4। और अपॉन अपॉन क्या कर लेना है? 60। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे
तो इंडिकेटेड पावर आ जाएगा, और इंडिकेटेड पावर कितना आ जाएगा 197 के आसपास आता है क्या? इंडिकेटेड पावर कितना आ जाएगा बताना जरा, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं। हाँ, तो 10 इंटू 100 तो ये आ गया 196.35 किलोवाट। ये आपके पास इंडिकेटेड पावर आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये इंडिकेटेड पावर आ गया है, और आपके पास मैकेनिकल इफिशियंसी है। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है डियर? मैकेनिकल इफिशियंसी होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो ये है 75%, और ब्रेक पावर आपको निकालना है, और ये है 196.35। तो यहां से ब्रेक पावर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। यहां से ब्रेक पावर आ जाएगा 147.26 ये किलोवाट। ये आ गया आपके पास ब्रेक पावर, यानी आपके पास पहला काम हो चुका है, ठीक है। नाउ दूसरा काम क्या होगा डियर? दूसरा काम आपका क्या है? दूसरा काम है कि आपके पास ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला है, गिवन है। क्या होता है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी? ब्रेक पावर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू सीवी इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ब्रेक पावर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू सीवी इज द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे ब्रेक पावर है, आपके पास सीवी है, आपके पास ये भी है। तो अब आपको यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आ जाएगा, बताइए जरा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना आया? 42,000 है वो, ठीक है, और ये 0.3 है। तो ये मेरे पास आ गया 0.011687 kg पर सेकेंड, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर ये आ गया डियर, तो अब आपके पास बीएसएफसी पूछा गया है ना, तो बीएसएफसी क्या हो गया है? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर इनटू अगर 3600 कर लिया, तो ये जो यूनिट हो जाएगा केजी पर किलोवाट आवर में हो जाएगा। तो बस आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इनटू 3600 डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर आया था 147.26। ये माय डियर फ्रेंड, ये मेरे पास आ गया 0.2857 kg पर किलोवाट आवर। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, जो आपका सारा काम हो चुका है। तो क्लियर हुआ सुहास? क्लियर हो गया ना कैसे करना है अपने को? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्त? चलिए बहुत अच्छे। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपका ऑटो साइकिल पे न्यूमेरिकल किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार जरा बता दीजिए। ऑटो साइकिल पे न्यूमेरिकल हुआ था या नहीं हुआ था? ऑटो साइकिल पे न्यूमेरिकल हुआ था या नहीं हुआ था, एक बार जरा बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ऑटो साइकिल पे भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऑटो साइकिल पे ही कर लेते हैं, पहले ऑटो साइकिल पे ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन ये है कि ऑटो साइकिल है जिसकी इफिशियंसी 54% है। एक ऑटो साइकिल है जिसकी इफिशियंसी कितनी है? 54% है, ठीक है। द प्रेशर एट द स्टार्ट, प्रेशर एट द स्टार्ट यानी P1 कितना है माय डियर फ्रेंड? 1 बार है, और टेम्परेचर जो है
वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर जो है, प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन यानी प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द साइकिल जो है पी मैक्स जो है वो 75 बार है। पी मैक्स कितना है माय डियर फ्रेंड? 75 बार है। ठीक है। डिटरमाइन, आपको क्या क्या बताना है? हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड, ठीक है, हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड, वर्क डन, वर्क डन और मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, ये सारी चीजें बतानी है। और आपको पता है कि आपके पास एयर को कंसीडर करके बात करना है, क्योंकि ऑटो साइकिल क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। तो इसका जो गामा होगा, जो सीपी होगा, जो सीवी होगा, वो एयर का ही कंसीडर करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड, वर्क डन, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये चार चीजें बतानी है पर यूनिट मास के लिए। ठीक है, किसके लिए? पर यूनिट मास, पर यूनिट मास के लिए ये सारी की सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, फास्ट। क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, सुहास, नितेश, नीलेश, सॉरी, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है? चलो अच्छा, मैं ट्राई करूं क्या? मैं ट्राई करूं? चलो अच्छा, तो यार ऑटो साइकिल है ना, तो सबसे पहले ऑटो साइकिल बना लो आप। अगर ऑटो साइकिल है तो सबसे पहले ऑटो साइकिल बना लो। ध्यान से देखना, ऑटो साइकिल का मैं कर रहा हूं, मगर डीजल साइकिल का आपको करना है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये पीवी का प्लॉट बना लो आप, सफिशियंट है ना? पीवी का प्लॉट बना लो आप, सफिशियंट है। तो ये पीवी का प्लॉट है, होपफुली आप जानते होंगे। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये ऐसा है। तो मेरे दोस्त, यहां पे आप हीट ऐड करते हैं, यहां पे आप हीट रिजेक्ट करते हैं। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये आपके पास इस तरह से है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन और ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, यानी 288 केल्विन होना चाहिए दोस्त। तो अगर आप फॉर 1 से 2 के लिए अप्लाई करें, 1 से 2 के लिए अप्लाई करें, तो 1 से 2 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात ये बताओ आप, इफिशियंसी जो है
1 - 1/r पावर गामा -1 होता है। इफिशियंसी है 54%। तो 1/r पावर गामा की वैल्यू क्या होगी, एयर के लिए 1.4 होगा, यानी ये 0.4 होगा। तो ये जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r मुझे कैलकुलेट करके बताइए जरा, r मुझे कैलकुलेट करके बताइए। r मुझे कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। r मुझे कैलकुलेट करके बताइए, आया किसी का? r की वैल्यू ये आ रही है, सुहास, नीलेश, r की वैल्यू आ रही है 6.968 आ रही है। अब फॉर प्रोसेस 1 से 2 अगर बात करें तो 1 से 2 कैसा प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड, एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है। तो T2/T1 इज द r पावर गामा -1। सो T2/T1, T1 कितना होगा 288, क्योंकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आपको केल्विन में बदलना है। r की वैल्यू क्या होगी 6.968 पावर 0.4। so here T2 becomes what, T2 becomes what, ये हो गया 626.087 केल्विन। ये T2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर आप यहीं पे प्रेशर के लिए बात करना चाहें तो प्रेशर के लिए भी बात कर लीजिए, ठीक है। P2/P1 इज द r पावर गामा होगा, क्योंकि P2/P1 क्या होगा V1/V2 टू द पावर गामा, यानी r पावर गामा। r की वैल्यू कितनी है 6.867968 पावर 1.4। सो P2 की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि P1 तो 1 बार है, P1 तो 1 बार है, तो 6.968 टू द पावर 1.4 कर लेंगे तो P2 की वैल्यू आ गई 15.147 बार, 15.147 बार। ये आपके पास P2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा अब एक और बात समझिए, एक और बात समझिए बिल्कुल आराम से। P2 की वैल्यू ये है, और जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो क्या होगा P3 होगा। ये PV का प्लॉट है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो P3 होगा, और P3 की वैल्यू कितनी है 75 बार। तो फॉर प्रोसेस 2 to 3 कैसा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो P3/P2 इज द T3/T2। तो P3 आपको पता है 75, P2 आपको पता है 15.147, T2 आपको पता है इतना, तो यहां से T3 की वैल्यू आ जाएगी। तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये मेरे पास आ रहा है 3099.87 केल्विन। ये T3 की वैल्यू आ गई, ये T3 की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा एक और बात आप जानते हैं, ऑटो साइकिल में T2 और T4 और T1 और T3 बराबर होते हैं। इवन इवन का मल्टीप्लिकेशन ऑड ऑड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप T4 निकालना चाहें, T4 निकालना चाहें तो T3 T1 आपके पास सारी वैल्यू है। तो ये आ गया मेरे पास 1425.94 केल्विन।
ये आपके पास इस तरह से आ चुका है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? T4 की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? T4। माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी है। सभी पॉइंट्स पे आपको टेम्परेचर पता हो चुका है। सभी पॉइंट्स पे आपको टेम्परेचर पता हो चुका है। प्रेशर सभी पॉइंट पे पता है। प्रेशर सभी पॉइंट पे पता है। 1 का पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 4 का नहीं पता है। तो 4 के लिए भी कर लीजिए आप। P4 या P3/P4 इज द R पावर गामा। P3/P4। तो आपको P4 पता है ना, सॉरी P3 पता है 75, तो P4 यहां से आ जाएगा। तो 6.968 टू द पावर 1.4 और 75 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.95 बार। तो ये सभी पॉइंट्स पे अब आपके पास प्रेशर है और सभी पॉइंट्स पे अब आपके पास टेम्परेचर है। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा वो बता सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट पूछा गया, हीट एडिशन कितना हुआ? तो हीट एडिशन जो होता है वो 2 से 3 के लिए होता है। 2 से 3 के लिए होता है। मैं थोड़ा नीचे लिख लूं। हीट एडिशन जो होता है वो 2 से 3 के लिए होता है। तो T3 माइनस T2 ये जो होगा ये हीट एडिशन होगा। ये जो होगा वो हीट एडिशन होगा। तो T3 कितना आया था? 3099.87 माइनस T2 कितना है? 626.087। और आपको CV की वैल्यू एयर का पता होगा 0.717 होता है, ठीक है ना? तो 0.717 चूंकि पर यूनिट मास के साथ बोला है तो m की वैल्यू क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1773.70 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी। ये हीट एडिशन आया है, ठीक है? ये हीट एडिशन आया है, ठीक है? दूसरा, अगर हीट रिजेक्शन पूछा जाए तो MCV T4 माइनस T1 होगा। MCV T4 माइनस T1 होगा। तो देखिए T4 माइनस T1 कैसे होगा? T4 की वैल्यू क्या है? T4 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 1425.94 और T1 की वैल्यू 288 है और 0.717 कर लिया तो ये आ गया 815.90 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी ये आपके पास आ गया। अच्छा, तीसरा वर्क आउटपुट। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड कर लो आप, ठीक है? तो ये आ गया 957.79 यानी 8 कर लीजिए किलो जूल पर केजी। ये आपके पास आ गया। और ये क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं सुहास? चलिए, बहुत अच्छे दोस्तों। अगर आप यहां से भी चेक करना चाहें कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं सही है तो आप यहां से इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो इफिशियंसी ये होता है, अगर सब कुछ सही होगा तो यहां से भी इफिशियंसी वही आनी चाहिए जो पीछे आई थी। तो यहां से इफिशियंसी आप वही लाना है जो पीछे आया था। तो ये आ गया मेरा एग्जैक्टली 54%। तो ये आपके पास इफिशियंसी ऑफ दी ऑटो साइकिल आ गई जो पहले इफिशियंसी आपने क्वेश्चन में पाया था। तो क्वेश्चन में भी तो आपके पास 54% था और आपका कैलकुलेशन आने के बाद भी 54 है, ठीक है? ठीक है, सही है सुहास? अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है? तो आप मुझे बताइए V1 क्या होगा? V1 जो होगा वो PV या P1 V1, वेरी सॉरी, V1 जो होगा वो होगा MR P1
अपॉन P1, P1 V1 बराबर MR T1, ठीक है, MR T1। तो M की वैल्यू 1 है, ये 0.287 है, और T1 की वैल्यू 288 है, और P1 की वैल्यू 1 बार है। 1 बार को 100 से कर लेंगे तो किलो पास्कल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो V1 हो जाएगा, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है? 0.287 और ये तो 0.82656, क्या है ये? मीटर क्यूब पर केजी है ना, क्योंकि पर यूनिट मास के साथ रखा था आपने, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है V1 बाई V2, वो होता है V1 बाई V2, वो होता है V1 बाई V2। तो यहां से V2 जो होगा वो V1 बाई R हो जाएगा। और VS क्या होता है? VS होता है V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 की जगह V1 बाई R कर लीजिए, तो यानी ये हो गया V1 R माइनस 1 अपॉन R, तो VS हो गया। और V1 आपको पता है ना, V1 आपको पता है 0.82656 और R 6.968 माइनस 1 अपॉन 6.968, ठीक है। तो ये यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं आगे ही लिख देता हूं। तो ये यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.708 मीटर क्यूब पर केजी। माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। तो आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम है, यहां से आपके पास वर्क डन भी है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? पीएम आ जाएगा। तो वर्क डन भी है और ये भी है, तो यहां से पीएम की वैल्यू आ जाएगी। वर्क डन कितना आया था? 957 आया था ना, तो 57.8, तो ये आ जाएगा 1352। तो ये आ जाएगा 1352.94। मगर ये वर्क डन किलो जूल में था, तो यानी ये जाएगा किलो पास्कल में, या आप इसको लिखना चाहो तो 13.5294 बार, अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप मीन इफेक्टिव प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सुहास, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अच्छा तेजस, इतना लेट क्यों आए हैं? तेजस लेट क्यों हो गया? चलिए ठीक है। अच्छा अब दोस्तों आपने परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन पे कर लिया, ऑटो साइकिल पे कर लिया, और एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं डीजल साइकिल पे, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन ऑफ अ डीजल साइकिल, यानी वर्क डन जो है डीजल साइकिल का वो है 1500 जूल। कितना है? 1500 जूल। और P1 जो है वो 1 बार है, ठीक है। क्लियरेंस रेशियो जो है वो 10% है। क्लियरेंस रेशियो जो है वो 10% है, ठीक है। और आपको बोला गया है कट ऑफ टेक प्लेस
मैं पूरा सेंटेंस लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कट ऑफ टेक प्लेस एट 5% of swap, 5% of swap. Cut off take place at 5% of the swap, या स्ट्रोक भी बोलते हैं कई बार इसको, स्ट्रोक मैं बोल दे रहा हूं। चलो ये आपके पास गिवन है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, इफिशियंसी ऑफ साइकिल या थर्मल इफिशियंसी, ये दो चीजें पहले बताइए। तीसरा क्वेश्चन भी है इसका, इसका तीसरा पार्ट भी है, मगर तीसरा पार्ट में बाद में करूंगा, पहले ये दो क्वेश्चन बताइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? सुहास और तेजस, कुछ समझ में आ रहा है दोस्त?
सुभाष, कुछ क्लियर हो रहा है? तेजस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डीजल साइकिल पढ़ा था? डीजल साइकिल पढ़ा था? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर हीट ऐड हुआ है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुआ है। dq बराबर 0 है, dq बराबर 0 है। ठीक है, ये है आपके पास क्या, ये है आपके पास डीजल साइकिल। ठीक है, चलो, ये जो वॉल्यूम होता है उसको आप कहते हो Vc, और ये जो वॉल्यूम होता है उसको आप कहते हो Vs, ये आप कहते हो। ठीक है, अच्छा, आपको C दिया हुआ है ना, क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? Vc बाई Vs, ये है 0.1। R क्या होता है? R होता है 1 प्लस 1 बाई C, बताया था ना? R का फॉर्मूला ये बताया था, 1 प्लस 1 बाई C, ये फॉर्मूला पता है ना R के लिए, कंप्रेशन रेशियो के लिए? तो R के लिए ये फॉर्मूला होता है, C की वैल्यू 0.1 है, तो यानी ये यहां से आ गया 11। तो R यानी जो कंप्रेशन रेशियो है वो हो चुका है 11। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ो क्वेश्चंस की। कट ऑफ, कट ऑफ टेक प्लेस एट 5% ऑफ द स्ट्रोक। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ यहां से 2 से आपने शुरू किया और 3 तक आपने हीट ऐड किया, तो 2 से 3 जो होता है वो कट ऑफ होता है। तो जो कट ऑफ है यानी V3 माइनस V2, ये जो कट ऑफ है वो क्या होगा? वो 5% ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी Vs होगा, 5% ऑफ द स्ट्रोक होगा। ओके, तो ये आपके पास हो गया। तो V3 माइनस V2 और ये 0.05 हो गया, और Vs को यहां से देखिए, Vs को यहां से देखिए, तो जो Vs है वो क्या है? जो Vs है वो क्या है? वो है Vc अपॉन 0.1, Vc अपॉन 0.1। अच्छा, क्या Vc की वैल्यू को, क्या Vc और V2 एक जैसे हैं? क्या Vc और V2 एक जैसे हैं? Vc ही तो V2 है, तो Vc और V2 एक जैसे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये हो गया V3 माइनस V2, और ये हो गया 0.5। Vc की जगह हो जाएगा V2, Vc की जगह क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। चलिए, और अब आप देख पा रहे होंगे कि जो V3 है वो 1.5 V2 है, यानी V3 बाई V2 1.5 हो गया, और V3 बाई V2 को ही क्या बोलते हो आप? रो बोलते हैं, रो यानी कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास V3 बाई V2 यानी रो हो गया। अब आप देखो इफिशियंसी डीजल की क्या होती है, 1 माइनस 1 अपॉन R पावर गामा माइनस 1
रो पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। तो ये आपके पास है। तो आपके पास सारी वैल्यू तो है, थर्मल एफिशिएंसी, सारी वैल्यू तो है माय डियर फ्रेंड, सारी वैल्यू तो है, रो भी है, गामा भी है, आर भी है, सब कुछ तो है। तो यहां से आपके पास इफिशियंसी आ जाएगी। तो इफिशियंसी कितनी आएगी बताना जरा, तो बताना जरा, तो मैं भी ट्राई करूं। आ रहा है किसी का? किसी का आ रहा है? 58.17% आपके पास इफिशियंसी आ चुकी है। ठीक है, 58.17% आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, सॉरी दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या था? मैक्सिमम प्रेशर बताइए, मैक्सिमम प्रेशर बताइए। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर कैसे बताएंगे? आपको पता है P2/P1 इज द R पावर गामा। तो R की वैल्यू है 11 पावर गामा यानी 1.4। तो P2 ही तो P मैक्स है, और ये क्या हो गया 11 पॉइंट, मतलब 11 पावर 1.4, तो ये आ गया 28.7 बार। ठीक है, क्योंकि 1 बार था, तो ये आपके पास P2 आ गया। बोलो यार क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? बहुत अच्छे, तेजस आप भी बताइए। चलिए बहुत अच्छे। अब तीसरा क्वेश्चन अच्छा है कि अब आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर बताना है, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर L की जो वैल्यू है वो 1.5 D है, तो आपको बताना है L क्या होगा और D क्या होगा। चलिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। चलिए बताइए जरा, तो
कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूं? मैं ट्राई करूं? बोलिए। चलिए अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखिए अब आपने दो पार्ट पढ़ लिया, दो पार्ट कर लिया, थर्मल इफिशियंसी और मैक्सिमम प्रेशर। अब आपको दोस्तों मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका तीसरा पॉइंट है कि कैसा होगा, और आपको चौथा केस भी दिया हुआ है सिलेंडर का, डायमेंशंस का। चलिए अच्छा, देखिए तो माय डियर फ्रेंड, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको निकालना है ना। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए देखो यार, V1 V1 क्या होता है? V1 तो VC प्लस VS होता है। V1 यानी यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम, यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम। अब यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? V1 के बराबर, जिसमें VC भी है और VS भी है। ठीक है, तो VC की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 0.1 VS है, और ये VS तो है ही। तो यानी जो V1 है वो हो गया 1.1 VS, 1.1 VS। अच्छा, और V1 और V4 एक जैसे ही होंगे, तो V1 और V4 एक जैसे होंगे, तो V1 और V4 एक जैसे हैं। V2 क्या है? V2 है माय डियर फ्रेंड VC के बराबर, और VC कितना है? 0.1 VS है। तो ये आपके पास V2 भी हो गया। अच्छा, V3 माइनस V2 जो है वो 0.05 5% ऑफ VS है, और ये 0.1 VS है, यहां से देखिए, और ये है 0.05 VS। यानी जो V3 है वो हो गया 0.15 VS। तो ये भी हो गया, यानी आपके पास V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, सारा का सारा वॉल्यूम हो चुका है। अब P2 आपके पास है, P2 और P3 एक ही है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट ऐड करते हैं। तो P2 और P3 माय डियर फ्रेंड एक ही होता है। तो P2 और P3 एक ही है क्योंकि आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड किया है। तो आपके पास क्या नहीं है? आपके पास P1 है, P2 है, P3 है, P4 नहीं है। तो P4 के लिए चलते हैं, P4 के लिए चलते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंशन रेशियो है वो R अपॉन रो होता है। पता ही है सभी को कि जो एक्सपेंशन रेशियो होगा वो R अपॉन रो होगा। तो R की वैल्यू है 11 और ये है 1.5। तो जो एक्सपेंशन रेशियो है वो 11 अपॉन 1.5, तो 11 अपॉन 1.5 यानी ये आ गया 7.33। क्या आ गया माय डियर फ्रेंड? 7.33। ये आपके पास इस तरह से आ चुका है। ठीक है, एक और बात अगर आप इसमें जोड़ लें, एक और बात अगर आप इसमें जोड़ लें, क्या जोड़ना चाहेंगे कि P3 by P4 is the P3 by P4 is the V4 by V3 power
gamma and V4 by V3 is the expansion ratio. So expansion ratio power gamma. My dear friend, आपके पास P3 है, P4 यहां से निकल जाएगा, P3 है, P4 निकल जाएगा। बहुत अच्छे तेजस। तो P4 यहां से निकाल लीजिए जरा। तो ये आ रहा है मेरे पास 1.764 बार, 1.764 बार। ठीक है। अब आपके पास माय डियर फ्रेंड सभी पॉइंट्स पे प्रेशर है, P1, P2, P3, P4, सभी पॉइंट पे वॉल्यूम है V1, V2, V3, V4, सभी पॉइंट पे। तो अब आपको क्या करना है, सभी पॉइंट पे वर्क ट्रांसफर निकालना है। ठीक है, वर्क ट्रांसफर निकालना है। तो वर्क ट्रांसफर कैसे निकालेंगे या वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो जो टोटल वर्क डन होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा 1 से 2, वो होगा 1 से 2, वो होगा 2 से 3, वो होगा 3 से 1 और वो होगा 4 से 1। 4 से 1 माय डियर फ्रेंड आइसोकोइक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट में वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको इंडिविजुअली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के लिए निकालना है। तो जब आप 1 से 2 के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे? P2 V2 P1 V1 अपॉन गामा -1। तो P2 की वैल्यू कितनी है? 28.7। V2 की वैल्यू कितनी है? 0.1 Vs। ठीक है। और P1 की वैल्यू कितनी है? 1। V1 की वैल्यू कितनी है? 1.1 Vs। और ये कितना है? 0.4। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 28.7 इंटू 0.1 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये आ गया 4.425 Vs। 4.425 Vs। माय डियर फ्रेंड 2 से 3 दैट इज द P V3 माइनस V2 है। तो P की वैल्यू है 28.7, ठीक है, या 20.7, 28.7, ठीक है, 28.7। और V3 माइनस V2 की जो वैल्यू है वो है 0.05 Vs, 0.05 Vs, V3 माइनस V2। ठीक है, कट ऑफ टेक प्लेस वाली बात है। तो 28.7.05, तो ये हो गया 1.435 Vs। और 3 से 4 होगा P3 V3 P4 V4 अपॉन गामा -1। तो आपके पास माय डियर फ्रेंड P3 भी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, P3 भी है, P3 है 28.7, V3 है 0.15 Vs, और P4 है 1. P4 यहां से निकाला था 1.764, 1.764, और V4 है 1.1 Vs अपॉन 0.4। तो यहां से आ जाएगा माय डियर फ्रेंड 5.915 5.9115 Vs।
तो दोस्तों ये आपके पास सभी वर्क आ गए हैं। तो जो टोटल वर्क होगा, वर्क डन जो होगा, जो टोटल वर्क होगा वो इनको ऐड करना है। मगर ध्यान से समझने की बात यह है कि 1 से 2 जो है वो कंप्रेशन है। तो 1 से 2 जो वर्क होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ये निगेटिव वर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन का वर्क है, ये कंप्रेशन का वर्क है, तो ये वैल्यू आपको निगेटिव कर देनी है। तो यानी ये और ये ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इसको लिखा जाए, इसको देखा जाए तो 1.435, आप भी बताइए मुझे कितना आ रहा है? 4.425। तो ये माय डियर फ्रेंड आ रहा है, आप भी बताइए, 2.925 VS। बोलो सुहास और तेजस, क्लियर हुआ? इसको ऐड कर लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तेजस। सुहास आपको क्लियर हुआ? सुहास आपको क्लियर हुआ? बहुत अच्छे दोस्त। यहां पे क्या लिखा है आपने? ये फॉर्मूला क्या लिखा है? ये फॉर्मूला क्या लिखा था? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? वर्क डन इज द पीएम इंटू वीएस। वर्क डन इज द पीएम इंटू वीएस। तो माय डियर फ्रेंड, ये देखो, ये वर्क डन है, ये वीएस है, तो 2.925 क्या होगा? 2.925 क्या होगा? 2.925 क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जो पीएम हो गया वो क्या हो जाएगा? 2.925 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो पीएम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2.925। ठीक है, तो मेरे दोस्त आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मैं पीएम लिख दूं जरा, या चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक मिनट जरा स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पीएम 2.925 बार। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया दोस्त? सारे स्क्रीनशॉट हो चुके हैं? सारे स्क्रीनशॉट हो चुके हैं? चलिए, बहुत अच्छे। अब माय डियर फ्रेंड, एक आखिरी क्वेश्चन इसमें रह गया। एक आखिरी क्वेश्चन रह गया कि अगर L की वैल्यू 1.5 D है, L की वैल्यू 1.5 D है, तो आप मुझे L और D के बारे में बताइए। ठीक है? ठीक है ना? क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए।
मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं। चलिए देखो यार, जो वर्क डन है वो है 2.925 VS। नीचे लिख दूं मैं थोड़ा सा, वर्क डन जो है वो है 2.925 VS, 2.925 VS, ठीक है। और वर्क डन कितना है, ये है 1500, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.925 VS, यानी सॉरी ये कितने में है, बार में है, तो 10⁵ करना होगा। और VS मीन्स क्या होता है, π/4 d² L होता है। और L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 1.5 D। तो यहां से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 160 या 0.164 mm, सर ये मीटर है, तो आप इसको बोल सकते हैं 164 mm। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 246 mm, क्योंकि वो 1.5 टाइम्स है ना। बोलो ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। आगे चले, आगे चले। चल, तो अब देखो यार, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, 2 स्क्रीनशॉट रह गए आपके, ये तो ले लिया था, बस ये ले लो आप, बस ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सारे स्क्रीनशॉट रफ कर देता हूं, कर लेना, रफ कर ले। चलो, तो दोस्तों आपका देखो यार, एप्लीकेशंस पार्ट में पावर प्लांट हो गया, आईसी इंजन हो गया, और क्या बचा हुआ है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएसी। क्या पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, आरएसी, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना है, तो ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट 1 मिनट का मुझे ब्रेक दे दो आप, मैं 1 मिनट बाद कंटिन्यू करता हूं, तो फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, 1 मिनट में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरएसी। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे? इसमें आखिरी में पढ़ेंगे साइकोमेट्री, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सबसे आखिरी में। फिर उससे पहले पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट, ठीक है, और पढ़ेंगे VAR साइकिल, ठीक है, और पढ़ेंगे VCR साइकिल, ठीक है, और पढ़ेंगे रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल या बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है, वो पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है, और पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, रेफ्रिजरेटर, बेल कोलेमन साइकिल, VCR साइकिल, VAR साइकिल, रेफ्रिजरेंट और साइकोमेट्रिक, ठीक है, ये आपके पास है। बट इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माय डियर फ्रेंड साइकोमेट्री, VCR साइकिल और रेफ्रिजरेटर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेबस है, इन्हीं के बारे में अपने को आने वाले सेशन में डिस्कशन करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हालांकि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है मेरे दोस्त? रेफ्रिजरेटर क्या होता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर। तो आप बताइए रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जल्दी बताइए जरा। तो कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस which is used to maintain at lower temperature with respect to surrounding. It is a device which is used to maintain at lower temperature with respect to surrounding. आपके टेम्परेचर का, आपके सिस्टम का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है इसको, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, एक होता है रिवर्स कॉर्नोट साइकिल। क्या होता है? रिवर्स कॉर्नोट साइकिल, या इसी को आप बोलते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसी को आप क्या बोलेंगे? आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें होता क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल आराम से। इसमें आपके पास एक सिस्टम है जो कि लोअर टेम्परेचर्स पे है ना, जो कि लोअर टेम्परेचर्स पे है। अब आपको क्या करना है? इसको मेंटेन करना है लोअर टेम्परेचर्स पे। तो जब इसको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है हायर के रिस्पेक्ट में, तो यानी इससे हीट निकालना पड़ेगा। तो इसको आपने, इससे हीट निकाला आपने। हीट निकालने के लिए आपके पास एक डिवाइस होती है जिसको आप बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर आप डिवाइस लगाए और ये यहां से हीट यहां पे एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाला, Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया, क्योंकि इसके लिए आपने वर्क इनपुट भी किया था, वर्क इनपुट भी किया था। ऑब्वियस सी बात है, T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है। T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है। तो क्या कहना चाह रहे हो माय डियर फ्रेंड? ये जो रेफ्रिजरेटर है वो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। पावर इसको चाहिए। जब आप इसको पावर दोगे तो आपके सिस्टम में से हीट निकालेगा और हीट निकाल के सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। यही आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, वो ऐसे ही काम करता है। आप उसको वर्क देते हो कंप्रेशर के थ्रू। कंप्रेशर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी लेता है, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है, और उसी को वर्क को आप रेफ्रिजरेटर को अपने देते हो,
अब वो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपके चैम्बर में से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी Q2 अमाउंट, और यही जो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और जो आपने वर्क किया है वो दोनों मिला के आपको क्या मिलने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है, रिजेक्शन करने वाले हैं एटमॉस्फेयर में। तो T1 आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है और T2 आपके फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर होता है, ठीक है, और वर्क जो आप वर्क इनपुट करते हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, फिर कंप्रेशर के थ्रू, ठीक है। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे एक टर्म आता है सीओपी, यहाँ पर एक टर्म आता है सीओपी। तो जो सीओपी होता है वो होता है आपने क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिया, आपने क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिया, और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पाने के लिए आपने क्या एनर्जी दिया। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, Q2 और ये W, और Q2 W को माय डियर फ्रेंड, W को माय डियर फ्रेंड आप Q1 माइनस Q2 को बोल सकते हो, Q1 माइनस Q2 भी बोल सकते हो, और अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो आप इसको T2 अपॉन T1 माइनस T2 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो दिस इज द COP फॉर रेफ्रिजरेटर, दिस इज द COP फॉर रेफ्रिजरेटर। बोलो ठीक है यहां तक, यहां तक ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे चलें, यहां तक ठीक है साहब? हाँ, तो ये आपके पास इस तरह से हो गया। अब माय डियर फ्रेंड, अब माय डियर फ्रेंड यहां पे एक टर्म आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो किया ना, ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किया उसी से रिलेटेड एक टर्म आता है उसका यूनिट। तो उसका यूनिट क्या है उसके बारे में बात करना है। तो यानी हम लोग को बात करना है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जिसको आप, जो यूनिट है आपका एक ही यूनिट है, दैट इज द 1 TR, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसी को आप क्या बोलने वाले हो, 1 TR, सही है। जनरल भाषा में इसको 1 टन बोलते हैं, जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं। जैसे आपकी एसी 1 टन की है, 2 टन की है, 2.5 टन की है, 1.5 टन की है, तो वो 1 TR यानी वही 1 टन होता है, ठीक है ना। खैर समझते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। जैसे आप 3 टर्म्स देखेंगे, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन, ठीक है, ये 3 चीजें आप देखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है जो आपके सिस्टम को लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है। वो क्या होता है, वो रेफ्रिजरेटर होता है, वो डिवाइस है जो आपके सिस्टम का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा। वो क्या है, डिवाइस है। रेफ्रिजरेंट क्या है, उस डिवाइस में कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लाने के लिए जिस वर्किंग फ्लूइड को आप यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। कि जैसे कि एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वर्किंग फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम के टेम्परेचर्स को कम रखने के लिए, उसे आप रेफ्रिजरेंट कहेंगे। रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस जो आप अपने सिस्टम को लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन रखना चाहते हो, वो कौन से प्रोसेस से रखना चाहते हो। तो प्रोसेस इज द रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट इज द वर्किंग फ्लूइड एंड रेफ्रिजरेटर इज द डिवाइस। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन माय डियर फ्रेंड?
बहुत अच्छे। तो ये आपके पास हो चुका है। अब 1 टन रेफ्रिजरेशन, सुहास रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से आप अपने सिस्टम को लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन रखना चाहते हो। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच यू मेंटेन योर टेम्परेचर, यू मेंटेन योर चैम्बर, योर सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वो प्रोसेस को आप रेफ्रिजरेशन कहेंगे। ठीक है सुहास, इज इट ओके? सुहास, इज इट ओके? ओके चलो, वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी 1 TR का क्या मतलब हुआ, 1 TR का क्या मतलब हुआ। ठीक है, समझिए 1 TR का क्या मतलब हुआ। माय डियर फ्रेंड, आप मान के चलिए कि आपके रूम में 1 टन का आइस है, ये रूम है आपका, और उस रूम में 1 टन का आइस है। ठीक है, 1 टन का आइस है। अब 1 टन के आइस को, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है, अब ये पिघलेगा, अब ये क्या होगा, मेल्ट होगा। तो मेल्ट होकर जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस मेल्ट हुआ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चला गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चला गया। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, जब आइस वाटर में जाएगा, आइस कब वाटर में जाएगा, जब वो हीट लेगा, जब वो हीट लेगा, जब वो हीट लेगा तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में आएगा। यानी 1 टन का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर हो जाने में जितना सिस्टम से हीट लेगा, वो अमाउंट 1 टन कहलाएगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होना चाहिए यूनिफॉर्म तरीके से मेल्ट होने में। तो उस समय जो हीट रिसीव करेगा या हीट रूम में से निकालेगा, उसको आप 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलेंगे। मगर इसमें एक शर्त रखी गई है, इसमें एक कंडीशन रखी गई है। क्या कंडीशन रखी गई है? कि जो आइस है वो यूनिफॉर्म तरीके से मेल्ट हो, यूनिफॉर्म तरीके से मेल्ट हो और 24 घंटे में मेल्ट हो, 24 घंटे में। तो माय डियर फ्रेंड, 24 आवर में 24 आवर्स में 24 आवर्स में 1 टन का आइस जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आ जाए, उस समय जो रूम से हीट निकालेगा, जो सिस्टम से हीट निकालेगा, उसी को आप बोलने वाले हैं 1 TR। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, यस या नो, यस या नो, क्लियर है या नहीं? चलो बहुत अच्छे। अच्छा, 1 टन में कितना केजी होता है यार? 1 टन में कितना केजी होता है? हजार केजी। 1 टन में माय डियर फ्रेंड दो अलग अलग स्टैंडर्ड हैं ना। यूएस वाले 1 टन में 907 केजी बोलते हैं। यूएस में कितना बोलते हैं? 907 केजी बोलते हैं। यूके में 1 टन बराबर 1000 केजी बोलते हैं। ठीक है ना, यूके में 1 टन बराबर 1000 केजी बोलते हैं। हम लोग के ऊपर इंडिया में किसका इंफ्लुएंस रहा है, यूएस या यूके? यूएस या यूके? इंडिया में किसका इंफ्लुएंस रहा है, यूएस या यूके? यूके का रहा है, तो इसलिए इंडिया वाले 1 टन बराबर 1000 केजी बोलते हैं, बट यूएस वाले 1 टन बराबर 907 केजी बोलते हैं। तो ये जो डिफिनीशन आया है ना, वो यूएस से आया है। तो 1 टन का जो आइस है वो कितने केजी का होगा? 1 टन का जो आइस है वो कितने केजी का होगा? 907 केजी का होगा। बहुत अच्छे। तो इसका मैं डिफिनीशन लिखने जा रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। इट इज डिफाइंड एज ए, it is defined as a
amount of heat required, amount of heat required to uniform melting of 1 ton of ice, 1 ton यानी 907 kg of ice, 1 ton of ice, 1 ton of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hours. 0 degree centigrade in 24 hours. It is defined as the amount of heat required to uniform melting of 1 ton of ice from and at 0 degree centigrade in 24 घंटे. ठीक है, उसको आप बोलेंगे, उस समय जो हीट रिलीज होगा उसको आप बोलेंगे कि 1 TR. अच्छा, 24 घंटे में मेल्ट होना है, ऐसा कि नहीं कि 23 घंटे में मेल्ट ना हो और आखिरी का जो 1 घंटा है उसमें मेल्ट हो जाए. ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला गया है. तो 0 से शुरू होकर 24 घंटे में पूरी मेल्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए. ऐसा नहीं 0 से 23 में कुछ ना हो, 23 से 24 में फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है. तो दोस्तों, तो 1 TR बराबर क्या हो गया? 1 TR बराबर क्या हो गया? ये हो गया मास ऑफ आइस इनटू HFG. HFG यानी लेटेंट हीट, HFG यानी लेटेंट हीट. जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट तो चाहिए. क्या चाहिए मेरे दोस्त? लेटेंट हीट तो चाहिए. तो क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? लेटेंट हीट चाहिए. मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट कितने देर में चाहिए? 24 घंटे में चाहिए. ठीक है, चलो. तो मास ऑफ आइस कितना है? 907. माय डियर फ्रेंड, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला. 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस लेटेंट हीट में क्या वैल्यू रखता है? याद है आपको? क्या पता है आपको? ये होता है माय डियर फ्रेंड 333.3. कितना होता है? 333.3 किलो जूल पर केजी. ठीक है, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. और कितने सेकंड होते हैं? इनटू 60. ठीक है, तो 1 TR इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 TR बराबर आ जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकंड, या किलो वॉट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? किलो जूल पर सेकंड. या आप इसको बोल सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके 210 किलो जूल पर मिनट, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने घर में 1 टन का एसी लाए. कितने का लाए? 1 टन का एसी लाए. जब आप अपने घर में 1 टन का एसी लाए, 1 टन का एसी लाए, बिल्कुल आराम से समझना, 1 टन का एसी लाए, और वो जो 1 टन का एसी है वो 1 सेकेंड में आपके रूम में से 3500 जूल हीट निकाल रहा होगा. 1 टन का एसी का मतलब ये हुआ कि आपके रूम में से 3500 जूल पर सेकेंड हीट निकाल रहा होगा. बोलो ठीक है, बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है साहब? ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास क्या हो चुका है? ये आपके पास हो चुका है 1 TR क्या होता है. ठीक है, 1 TR क्या होता है. ठीक है, और ये आपके पास ये फॉर्मूला है. होपफुली थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा होगा, वहां पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किया होगा, सारी चीजें यहाँ पे हुई होगी. तो वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, बट हम लोगों ने जस्ट रिकॉल कर लिया है. ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है बट हम लोगों ने रिकॉल कर लिया है. ठीक है, आगे चले, आगे चले दोस्तों, आगे चले.
चलिए बहुत अच्छे। अब दोस्तों आपका नया टॉपिक है बेल कोलेमन साइकिल। ठीक है, बेल कोलेमन साइकिल। इसी बेल कोलेमन साइकिल को ही रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल कहा जाता है। इसी बेल कोलेमन साइकिल को ही रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल कहा जाता है, या इसी को ही कहा जाता है रिवर्स जूल साइकिल। तो रिवर्स जूल साइकिल, तो रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल या बेल कोलेमन साइकिल एक ही नाम है, एक ही मतलब है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब इसमें होता क्या है ध्यान से समझिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास है एक रेफ्रिजरेटर। क्या है? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये है एक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये है एक रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर से निकलने के बाद आप एयर को कंप्रेस्ड करेंगे। ठीक है ना, एयर को क्या करेंगे? कंप्रेस्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे होता है कंप्रेशन, यहां पर होता है कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे होता है कंप्रेशन। यहाँ पे होता है कंप्रेशन। कंप्रेशर के बाद यहाँ पे होता है, क्या होता है? ये होता है कूलिंग चैम्बर। ठीक है ना, यहाँ पे आप लगाते हो कूलिंग फैन, और ये यहाँ पर होता है एक्सपेंडर। ये ऐसा। ठीक है, चलिए ये आपके पास इस तरह से होता है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, ये सपोज 3 है, ये सपोज 4। ठीक है दोस्तों, 4 पॉइंट पे जो एयर का वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर है। क्योंकि रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल है ना, ब्रेटॉन साइकिल का वर्किंग फ्लूइड क्या था? ब्रेटॉन साइकिल का वर्किंग फ्लूइड क्या था? एयर था। तो मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं कि वर्किंग फ्लूइड क्या है, वर्किंग फ्लूइड क्या है, तो जो वर्किंग फ्लूइड है माय डियर फ्रेंड वो क्या है? एयर है। वर्किंग फ्लूइड क्या है? वो एयर है। वर्किंग फ्लूइड क्या है? वो एयर है। ठीक है, चलो। हाँ, तो मेरे दोस्त बिल्कुल आराम से, तो 1 पे एयर था, सॉरी 4 पॉइंट पे एयर है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत कम है, वो जाता है रेफ्रिजरेटर में। अच्छा, जब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब 15 इससे से आएगा तो 15 क्या करेगा? यहाँ से हीट लेगा ना, 15 और ये 40, तो 40 का टेम्परेचर ज्यादा है, 15 का टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगा? हीट आएगा। हीट आएगा तो यानी आपका ये रूम है, ये आपका रूम है, तो रूम से हीट आप रिसीव करवा रहे हो, रिजेक्ट करवा रहे हो, यानी ये जो जा रहा है वो रूम से हीट रिसीव करेगा, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? फॉल होगा। तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? फॉल होगा। तो रेफ्रिजरेटर यही है कि आपके रूम में से, आपके सिस्टम में से क्या करता है? हीट रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, तो सपोज करिए
ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिसीव किया, और फिर उसके बाद 4 से 1 आने पे कांस्टेंट प्रेशर पे ये ऑपरेट करता है। ये कैसे का ऑपरेट करता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा है। 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर था, फिर 1 पे आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है, 4 से 1 पे टेम्परेचर बढ़ चुका है क्योंकि हीट आया है। फिर 1 से 2 आपने उसको कंप्रेस्ड किया कंप्रेशर की मदद से। ये क्या है? कंप्रेशर है। आपने इसको क्या किया? कंप्रेशन किया। तो जब आपने कंप्रेशन किया है तो उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपने कूलिंग फैन यूज किया, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा है। यहां से एयर आता है और एयर यहां से निकल जाता है। तो एयर आएगा, इसको ठंडा करके इधर से निकल जाएगा। तो 2 से 3 आपने कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग फैन की मदद से उसका टेम्परेचर क्या किया? फॉल करवा दिया। फिर उसके बाद 3 से 4 आपने, ये एक्सपेंडर है, क्या है? एक्सपेंडर है। तो एक्सपेंडर में क्या हुआ? एक्सपेंशन हो जाएगा। तो एक्सपेंशन हो जाएगा तो 3 to 4 माय डियर फ्रेंड एक्सपेंशन होके ये इस तरह से आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस से मिलके बना होता है। मैं इसका पीवी और टीएस बनाऊं ना तो आपको और अच्छा लगेगा और अच्छा आइडिया आएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये आपने ऐसा किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कंप्रेशन किया है, फिर उसके बाद आपने कंप्रेशन किया है, ठीक है, कंप्रेशन किया। फिर उसके बाद हीट रिजेक्ट किया है, हीट रिजेक्ट किया है, हीट रिजेक्ट किया है। फिर उसके बाद आपने एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। मैं एक बार बना लूं जरा अच्छे से। चले, तो ये है साहब 4 से 1 आपने यहाँ पे क्या किया है? हीट रिसीव करवाया है। 1 से 2 आपने एडियाबैटिकली कंप्रेशन किया है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करवाया है, और 3 से 4 एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हुआ। 3 to 4 एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हुआ। तो 2 कांस्टेंट प्रेशर है और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है। 2 कांस्टेंट प्रेशर है और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसी को अगर टीएस पे प्लॉट किया जाए, इसी को अगर टीएस पे प्लॉट करें तो माय डियर फ्रेंड ये 4 है। 4 से 1 आपने हीट ऐड किया है। 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 हीट का रिजेक्शन, और 3 से 4 एक्सपेंशन। तो ये हीट ऐड हुआ है सिस्टम को, ये उसने रिजेक्ट किया है, और ये इस तरह से एडियाबैटिकली कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो 1 से 2 कंप्रेशन है, 2 से 3 हीट रिजेक्शन है सराउंडिंग में, 3 से 4 एक्सपेंशन है, और 4 से 1 सिस्टम को हीट एडिशन है। तो जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या है? Q1 Q2 क्या है? Q2 होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो Q2 ही तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, उसी से तो आपको मतलब है Q2 को। यहाँ पे तो हीट रिजेक्ट करवा रहे हो आप, यहाँ पे तो आप हीट रिजेक्ट करवा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड ये आपके पास बेल कोलेमन साइकिल है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेटॉन साइकिल का जस्ट उल्टा डायग्राम बना हुआ है। अगर आपने ब्रेटॉन साइकिल पढ़ा है तो आप इसको देख पा रहे होंगे, जस्ट उल्टा डायग्राम बना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो यहां पे प्रोसेस 1 से 2 मैं बोल दे रहा हूं, वहां पे लिखा था तो यहां पे लिख नहीं रहा हूं। प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, रिवर्सिबल 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 4 से 1
रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यानी Q2 ही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है यानी Q2 है और कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो Cp T1 माइनस T4, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। ठीक है, और Q1 क्या होगा? Q1 होगा Cp, कहां से कहां हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है। देखो 2 से 3, तो Cp T2 माइनस T3, T2 माइनस T3। ठीक है, कंप्रेशन का वर्क कितना होगा? कंप्रेशन का वर्क होगा Cp T2 माइनस T1, 1 से 2 आपने कंप्रेशन किया है। ठीक है, एक्सपेंशन का वर्क, एक्सपेंशन कितना किया है? एक्सपेंशन कहां किया है? एक्सपेंशन आपने किया है 3 से 4, 3 से 4, तो Cp T3 माइनस T4, ये आपके पास एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड ये Q2, Q1 कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नेट वर्क ट्रांसफर कितना है, नेट वर्क रिक्वायर्ड कितना है, तो जो W नेट होगा वो होगा कंप्रेशन माइनस एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन माइनस एक्सपेंशन जो होगा वो आपका नेट वर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं साफ COP कितना है, COP, तो COP तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है ना, या वर्क रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप इसको Q1 माइनस Q2 भी बोल सकते हो और WC माइनस WE भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास COP हो जाएगा। ठीक है, तो COP का फॉर्मूला क्लियर है, कोई दिक्कत? COP का फॉर्मूला क्लियर है, कोई दिक्कत? COP का फॉर्मूला क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब दोस्तों बिल्कुल आराम से, तो जो COP हो गया वो हो गया Q2, Q2 यानी Cp T1 माइनस T4, और T1 जो Q1 होगा वो होगा T2 माइनस T3 और अगेन T1 माइनस T4। ठीक है, अब देखो Cp गायब हो गया। T1 अगर कॉमन ले लिया जाए, T1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस T4 बाई T1 होगा। ठीक है, और यहां से T2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस T3 बाई T2 होगा, और अगेन यहां से T1 कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस T4 बाई T1 होगा। ठीक है, ऐसा। ओके, प्रोसेस 1 से 2 कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो T2 by T1 is the P2 by P1 power gamma minus 1 upon gamma, power gamma minus 1 upon gamma, और P2 by P1 is the RP, RP power gamma minus 1 upon gamma, gamma minus 1 upon gamma। ठीक है, ये हो गया। और प्रोसेस 3 to 4, तो अगेन T3 by T4 is the P3 by P4 power gamma minus 1 upon gamma, and P3 by P4 is the RP, power gamma minus 1 upon gamma, gamma minus 1 upon gamma, क्योंकि P3 by P4 यहाँ पे देखो, P3 is the P2 और P4 is the P1, तो P3 by P4 is the P2 by P1 और P2 by P1 is the compression ratio। ठीक है, सॉरी प्रेशर रेशियो, वेरी सॉरी प्रेशर रेशियो। तो अब देख पा रहे होंगे, चलिए इसका नाम 1 हो गया, इसका नाम 2 हो गया, इसका नाम 3 हो गया। तो 2 और 3 से क्या आप देख पा रहे होंगे? ठीक है, 2 और 3 से आप क्या देख पा रहे होंगे कि T2 by T1 फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या देख पा रहे होंगे, T2 by T1 इज द T3 by T4, यानी यहां पे भी T2 T4 बराबर T1 T3 आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ब्रेटन साइकिल में ऑलरेडी दिख रहा था। तो यहां पे भी T2 T4 और T1 T3 आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक और बात कि अगर आप देखें T4 by T1, यहीं पे लिख लें, T4 by T1 और T3 by T2 एक जैसा होगा, T4 by T1 और T3 by T2 एक जैसा होगा, और इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें आप, तो COP के लिए जब आप आएंगे तो T4 by T1 है और T3 by T2 है। तो मेरे दोस्त अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए और इसके बदले में x x और x लिख दिया जाए, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास हो जाएगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। अरे बोलो भाई, सही बात है नहीं है? बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, आपने उसको हटा दिया है, ठीक है, ये आपने वैसा कर लिया है, और तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 माइनस T1, और अगर T1 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T2 बाई T1 माइनस 1, T2 बाई T1 माइनस 1। और T2 बाई T1 क्या है, T2 बाई T1 यहां से देख लीजिए, T2 बाई T1 है RP पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो ये 1 अपॉन RP पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है साहब, क्लियर है? तो ये आपके पास माय डियर फ्रेंड इस तरह से हो चुका है। बहुत अच्छे तेजस, बहुत अच्छे सुहास। तो माय डियर फ्रेंड आज इतना ही करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग कल के लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कंप्लीटेड। चलिए, तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, कल जब हम लोग मिलेंगे तो RAC के इस फर्दर पार्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किया जाएगा, और फिर उसके बाद VCR साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट आप लोग को, थैंक यू दोस्तों।